हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। घर में शादी का माहौल है। कल राधा और मीरा दो बहनों की शादी है। दोनों जुड़वा हैं और दोनों की दोनों काली हैं, लेकिन वो आज बहुत खुश हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कल हम दोनों की शादी है, वो भी एक ही घर में। ऊपर से दोनों के पास सरकारी नौकरी है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों को इतने अच्छे पति मिलेंगे। वही तो, बचपन से सब हमें काली कलोटी बोलते थे, अब सबका मुंह बंद हो जाएगा। तभी उनकी माँ ममता कमरे में आई। उनके हाथ में दो पीले रंग के कपड़े थे। ये लो बेटी, तुम दोनों के हल्दी के कपड़े। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। हाँ, अभी ससुराल जाने के लिए इतना उछल रही हो ना, 2 दिन बाद मायके आने के लिए रोना पड़ेगा, देख लेना। रो लेंगे माँ, लेकिन कल शादी तो कर ले पहले। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। बस कल अच्छे से शादी हो जाए। ममता ने ये कहा ही था कि तभी उनके पिता हरिहर वहाँ आए और बोले, सुनो ममता, कल सुबह सुबह रमा और उसकी बेटी आ जाएंगी। उनके लिए एक कमरा खाली करके रखना। ये सुनकर दोनों बहनों का चेहरा उतर गया। बस हो गया शादी का सत्यानाश। बुआ आ रही है। पापा, आपने बुआ को क्यों बुलाया? बेटी, वो जैसी भी है मेरी बहन है। साक्षात चुड़ैल है वो, ऊपर से अपनी नागिन बेटी को भी ला रही है। उसे तो देखकर ही गुस्सा आता है। सही कहा। अब बात बात पर ताना मार रही हो दोनों माँ बेटी। अब क्या कर सकते हैं, बेटी परिवार है तो बुलाना तो पड़ेगा। थोड़ा एडजस्ट कर लो। अपने पिता की बात सुनकर उस समय तो दोनों बहनें चुप हो गई, लेकिन दोनों का दिल धक धक कर रहा था। बुआ मतलब लड़ाई, बुआ मतलब फालतू के नखरे, बचपन से देखते आ रहे हैं। जन्म के बाद ही रमा ने कहा था, ये क्या दोनों की दोनों काली हैं, इनकी शादी कैसे होगी। रमा की खुद की बेटी गोरी थी, इसी बात से रमा को बहुत घमंड था। रमा जब जब अपनी बेटी पूर्णिमा को लेकर यहाँ आती थी, तब तब अपनी बेटी के साथ इन दोनों की तुलना करती थी। देखना, कल बुआ और पूर्णिमा कुछ न कुछ कांड करेंगे ही, हमें तैयार रहना होगा। दोनों को नींद नहीं आई। अब वो अपनी शादी से ज्यादा बुआ को लेकर सोचने लगी। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही बुआ और पूर्णिमा हाजिर हो गई। कहाँ हो सब लोग, अभी तक नींद नहीं खुली क्या? बुआ की आवाज से सभी की नींद टूट गई। लो, आ गई चुड़ैल, चलो बाहर चलो। सभी बाहर आए। आओ आओ दीदी, आओ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो हुई ही है, कोई स्टेशन पर लेने ही नहीं गया। वो रमा, तुझे तो पता है शादी है, कितने सारे काम है, ऊपर से इतनी सुबह। हाँ, मेरे लिए कहाँ टाइम है किसी के पास। हम तो बिन पेंदी के लौटे हैं, यहाँ हमारी इज्जत है कोई? लो, आते ही शुरू हो गई। क्या कहा तूने? कुछ नहीं बुआ, कह रही थी इतनी दूर से आई हो, अंदर आओ, चाय वाय बना लाती हूँ। हाँ ठीक है बेटी, चल चाय पीते हैं। रमा अपनी बेटी को लेकर अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। राधा उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाई। ममता ने बिस्किट दिए। हम कुत्ते हैं क्या जो बिस्किट दे रही है? नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था? क्या नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ मामी, ऐसा मत कहो। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा खाना लाती हूँ, और खाना खाकर तैयार हो जाना। कुछ ही देर में बाकी सब लोग भी आ जाएंगे, हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। ममता को बहुत काम था, उसकी दोनों बेटियों की शादी थी, लेकिन फिर भी उसने रमा और पूर्णिमा के लिए पराठा बनाया। पराठा खाते खाते माँ बेटी आपस में साजिश करने लगी। माँ, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। इनकी शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ कैसे हो रही है? दोनों इतनी काली हैं, फिर भी कैसे? वही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या जादू टोना किया है इन दोनों ने उन लड़कों पर? मुझे तो आने का दिल ही नहीं था माँ, आप ही ले आई मुझे खींच कर। अरे बेटी, जरा सब्र तो कर, देख मैं क्या करती हूँ। ऐसा काम करूंगी कि हल्दी ही नहीं हो पाएगी इन दोनों की। अच्छा, तो आप अंदर ही अंदर प्लान बना रही हो। मुझे भी बताओ माँ, क्या प्लान है? रमा ने पूर्णिमा के कान में कुछ कहा। पूर्णिमा का चेहरा खिल उठा। अरे वाह माँ, आप तो सच में चुड़ैल निकली।
और तू चुड़ैल की बेटी। कुछ देर बाद रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। सभी बिजी हो गए। ममता, राधा और मीरा हल्दी का लहंगा पहनकर तैयार हो गई। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही हो तुम दोनों। कहाँ मामी, इन कपड़ों में अच्छी तो मैं लगती। काली लड़कियां पीले कपड़ों में थोड़ी अच्छी लगती हैं। सही कहा बेटी, ऐसा लग रहा है जैसे पीले केले के छिलके के अंदर सड़े हुए काले केले। ये सब सुनकर दोनों बहनों को बहुत बुरा लगता है। फिर भी दोनों बहनों ने सुनकर भी ना सुनने का नाटक किया। उसके बाद दोनों बाहर चली गईं। वहां हल्दी की रस्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही रमा और पूर्णिमा ने हल्दी छुपा ली। अब देखती हूँ कि हल्दी कैसे होती है। ममता हल्दी ढूंढने लगी। अरे, ये हल्दी कहाँ गई? यहीं रसोई में तो रखा था पेस्ट बनाकर। क्या हुआ ममता, परेशान क्यों लग रही हो? देखो ना, थोड़ी देर पहले ही हल्दी का पेस्ट यहाँ रख कर गई थी, अब मिल ही नहीं रहा है। कहीं और रखी होगी। नहीं, मुझे पक्का याद है। माँ, गिर तो नहीं गई हल्दी? नहीं बेटी, गिरेगी कैसे? और गिरती भी तो आंखों के सामने से गायब थोड़ी हो जाती। इस पर रमा ताने मारने लगी। देखा, भगवान भी नहीं चाहते कि ये शादी हो। हाँ, इसीलिए उन्होंने हल्दी गायब कर दी। वही तो, शादी मजाक तो नहीं है ना। काली निकम्मी लड़कियों के साथ सरकारी नौकरी वाले लड़कों की शादी कैसे हो सकती है? नहीं दीदी, ये आपने सही नहीं कहा। मेरी बेटियां काली हो सकती है, लेकिन निकम्मी नहीं। घर बैठकर ऑनलाइन काम करके पैसे कमाती हैं दोनों। वैसे पैसों का क्या फायदा? ऑनलाइन काम भी कोई काम हुआ? अच्छा, तो तू कितना कमा लेती है पूर्णिमा? पूर्णिमा चुप हो गई। पूर्णिमा को एक भी काम नहीं आता था। उसे तो घर के काम भी नहीं आते थे। रमा और पूर्णिमा के ताने सुनते हुए सभी पूरे घर में हल्दी ढूंढने लगे। बाहर पंडित जी बैठे हुए थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो रही है? हल्दी की रस्म को मजाक समझ रखा है क्या? नहीं पंडित जी, बस वो हल्दी नहीं मिल रही है। ठीक है ममता, थोड़ी देर रुको, मैं अभी हल्दी लाके देता हूँ, फिर से पेस्ट कर देना। तुम सब में अक्ल है कि नहीं? हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले हल्दी गायब हो गई। यह तो भयानक अपशगुन है। हाँ, सच कहा पंडित जी, ये तो अपशगुन है। ये शादी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? क्यों, तूने सुना नहीं? हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले हल्दी का गायब हो जाना अपशगुन है। हाँ, ये शादी होगी भी तो तुम लोग विधवा बन जाओगी। ये क्या अनाप शनाप कह रहे हो दीदी? कम से कम शुभ शुभ तो बोलो। देखो, मुझे बुरी शक्तियों की बू आ रही है। यह घर शुद्ध नहीं है। यहाँ से बुरी शक्तियों को हटाना पड़ेगा। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अंदर जा रही हूँ। नेहा इन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी। वो अंदर गई और देखा बुआ और पूर्णिमा का बैग सोफे के पास पड़ा हुआ है। नेहा के दिमाग में कुछ आया। उसने बैग खोलकर देखा तो उसके अंदर से पेस्ट की हुई हल्दी निकली। अरे, बुआ ने ये सब किया है। मुझे तो पहले से ही शक था। नेहा वो बैग लेकर बाहर आई। ये देखो, ये सब कुछ बुआ और पूर्णिमा ने किया है। हल्दी ना हो पाए इसलिए इन दोनों ने हल्दी को छुपा कर रखा था। छी रमा छी, मैंने बहुत उम्मीद के साथ तुझे बुलाया था। मेरी बेटियां तो नहीं चाहती थीं कि तू आए। अब लगता है तुझे ना बुलाता तो ही अच्छा होता। हाँ, तो वो बुरी शक्तियों की बू इन दोनों में से ही आ रही थी। इन दोनों को बाहर निकालो, नहीं तो इस घर में कभी शांति नहीं आएगी। हाँ, बहुत हो गया। सुबह से अनाप शनाप बके जा रही है ये माँ बेटी। रमा, आज से तेरे लिए इस घर का दरवाजा बंद रहेगा। निकल जा मेरे घर से। हरिहर ने अपनी बहन और उसकी बेटी को धक्का देकर घर से निकाल दिया। सबके सामने उन दोनों की बहुत बेइज्जती हुई। उन दोनों को सबक मिला। उसके बाद दोनों बहनों की हल्दी हुई और शाम को दोनों की शादी हो गई। बुरे लोगों के साए से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये लोग किसी के नहीं होते। ये कहानी दो दोस्त अंजलि और प्रिया की है। अंजलि और प्रिया कॉलेज की फ्रेंड्स थीं। अंजलि की शादी एक अमीर घर में हुई थी और प्रिया एक साधारण परिवार में शादी होकर आई थी। शादी के बाद पहली बार वह दोनों एक दूसरे से मिल रही थीं। हेलो प्रिया, और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता। सच कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है? वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वही मेरा घर है। चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। ए ब्लॉक, वहाँ तो मेरा भी घर, मतलब मेरी कोठी है वहाँ पर। चल ठीक है,
आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तू मेरे घर आना। ठीक है, चल, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। अंजलि जब प्रिया के घर गई तो प्रिया के घर को देखकर वह मुंह बनाने लगी। ये लो अंजलि, चाय पियो। प्रिया, कप अच्छे से धोए हैं ना? क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा यह घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है, नाम क्या है और काम क्या करता है? अंजलि, तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो? मैं जानती हूँ। कौन है तुम्हारा हस्बैंड? विनीत। मैंने विनीत से शादी की है। विनीत से? अच्छा चलो, मैंने तो उसे ठुकरा दिया था, वो मेरी स्टेटस का नहीं था। खैर मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। अंजलि भी जाने ही लगती है कि विनीत आ जाता है। अंजलि को देखकर वह चौंक जाता है। अंजलि, तुम और यहाँ? विनीत, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, मुझे अभी पता चला कि प्रिया ने तुमसे शादी की। और कैसे हो? हम दोनों रास्ते में ही मिले। प्रिया मुझे यहाँ ले आई और मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा, चलती हूँ, आना कभी प्रिया के साथ। हाँ हाँ जरूर, बाय। प्रिया, तुम तो जानती हो कि अंजलि कैसी है। इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो। विनीत, वो कॉलेज की बात थी। अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। वह जानती है उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी। इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाकर लाती हूँ। अगले दिन प्रिया अंजलि के घर जाती है। प्रिया, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है। पूरे 5 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ? तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूंगी। वैसे विनीत मेरे लिए एक साड़ी लाए थे। सोच रही हूँ उसे पहनकर ही तैयार हो जाऊंगी। अच्छा, मेरे तो हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता। उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करते हैं वो, तो उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही ही थी करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे घर ही आ जाना। सब आते हैं, कॉलोनी की लेडीज मेरे घर पर इकट्ठा होती है। सबको पता है कि यहाँ बहुत स्पेस है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है। गिफ्ट देती हूँ मैं सबको और भी बहुत कुछ। बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम आ ही जाना मेरे घर, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। करवा चौथ के दिन प्रिया तैयार होकर अंजलि के घर पहुंचती है। अंजलि, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओ थैंक यू। वैसे मैं सेलेक्ट ही ऐसा डिजाइन करती हूँ कि सब देखते रह जाए। प्रिया, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रहा हूँ। अरे पंडित जी बुला रहे हैं, चलो चलो। सब पूजा में बैठते हैं। सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सब ने यहाँ आकर करवा चौथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर जाना। प्रिया, तू थोड़ी देर मेरे पास ही रुक, बाद में चली जाना। ठीक है अंजलि। प्रिया अंजलि के पास रुकती है, तभी विनीत का कॉल आ जाता है। हाँ विनीत, मैं अंजलि के घर पर थी। वो करवा चौथ की पूजा यहीं की थी। पिज्जा। ओके, वैसे आज मेरा भी पिज्जा खाने का बहुत मन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा अंजलि, अब मैं चलती हूँ। विनीत मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल। और वैसे भी राजीव आने वाले हैं। आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही खाना खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। प्रिया घर आ जाती है। अंजलि अपने पति राजीव के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां प्रिया और विनीत डिनर कर रहे थे। अंजलि चौंक जाती है। प्रिया अंजलि को देख चुकी थी। वह उसे आवाज लगाती है। अंजलि, आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड प्रिया है। हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। मिस्टर विनीत। अरे राजीव जी, आप विनीत को कैसे जानते हैं? एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था तो मुझे विनीत ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। विनीत, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच राजीव जी। इसीलिए तो हमारी प्रिय धर्मपत्नी ने बोला कि आज डिनर करवाओ। बस मूड बनाया और निकल आए डिनर करने के लिए। बिल्कुल अंजलि, तुम्हें पता है विनीत ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया। विनीत का प्रमोशन हो गया, इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल प्रिया जी,
आओ अंजलि, वहां अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे। इनके साथ करते हैं ना तो मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अंजलि चुप थी क्योंकि वह जिस घमंड में जी रही थी आज वह घमंड चूर चूर हो गया था। प्रिया भी समझ चुकी थी कि अंजलि का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि अंजलि उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर प्रिया ने अंजलि का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से। ममता की सास को पैसे का काफी घमंड था। वह किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती, नौकरों को डांटती और सारा दिन बैठी टीवी देखा करती। ममता के भाई की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वह शॉपिंग करने बाजार जाती है। वह बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो सामने उसकी सास बैठी होती है। अरे इतना बन ठन कर सवारी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो, जब देख झोला उठाकर निकल पड़ती हो। टोक दिया ना माँ जी, आपकी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। मुंबई तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ, पता है ना, मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ, मैं तो बस बोल रही थी कि मुझसे भी कभी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ, क्या पूछ लूं? सारा दिन बैठे बैठे घुटने खराब कर लिए आपने। चला तो जाता है नहीं, 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है। सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी प्यार से कहती है, साड़ी लेने? सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा तेरे भाई की शादी में। ममता मुंह बनाते हुए। देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो ले लूंगी। शाम को ममता घर वापस आ जाती है। यह लीजिए आपकी साड़ी, बहुत ही मुश्किल से मिली है, आपकी उम्र के हिसाब से साड़ी। सास साड़ी देखती है और ममता को भी उसकी साड़ी दिखाने बोलती है, लेकिन जब वह यह देखती है कि ममता की साड़ी लाल चटक रंग और उसकी सिंपल, तो वह भड़क जाती है। खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई, और मेरे लिए ये तू तो रहने ही दे ममता, मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। ममता की सास तुरंत बाजार जाती है और लाल रंग की चटक साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को ममता की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में जाते हैं, जहां सभी ममता की सास का मजाक बनाते हैं। अरे वाह, सफेद बाल में लाल साड़ी, बहुत सुंदर लग रही हो। ममता को यह सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है और कुछ नहीं बोलती। घर आ जाती है। अगले दिन ममता का टेलर घर में उसके लिए पार्टी गाउन लेकर आता है, जिसमें ढेर सारे चमकीले सितारे लगे होते हैं और वह हाफ शोल्डर होता है। ममता वो पहनकर पार्टी के लिए निकल रही होती है, जिससे उसकी सास देख लेती है और अगले दिन वैसे ही ड्रेस वह भी ले आती है। ममता की सास वो ड्रेस पहन तो लेती, पर पहनकर खड़ी नहीं हो पाती और कमरे से ही ममता को आवाज देती है, ममता, ओ ममता, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे कमरे में आओ। ममता सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है। वह भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की हालत देखकर हैरान रह जाती है। फिर जोर से हंसती है। अरे माँ जी, बस कीजिए, अपनी उम्र तो देखिए, ये कपड़े शोभा नहीं देते आपको। चुप रहो तुम, बस मुझे खड़ा कर दे, मैं जरा मॉल तक घूमने जा रही हूँ। ममता सास की इस आदत से परेशान हो जाती है। वो सोचती है किसी भी तरह माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी, लेकिन कैसे, तभी ममता की सहेली उससे मिलने आ जाती है। वह उसे सारी बात बताती है। ममता की दोस्त कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती है। शाम को सास वापस आती हैं तो देखती हैं कि ममता एक लंबी से हिल वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। ममता कभी तेज चलती तो कभी धीरे। ममता की सास अगले दिन वैसी सैंडल लेके आती है और पहन लेती है। वह सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती है कि धड़ाम से गिर पड़ती है और चिल्लाने लगती है, हाय रे, मर गई, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। ममता जमीन पर पड़ी सास को उठाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन देखिए, पड़ गए ना लेने के देने। पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होंगी और न जाने कितने टाके लगेंगे। ना ना बहू, ऐसा मत बोल, बहुत दर्द हो रहा है, बस डॉक्टर को बुला दे। अब कभी तेरी नकल नहीं करूंगी। उम्र के हिसाब से पहनावे की शोभा है, यह बात मैं समझ गई हूँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।